BQ प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं BQ प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और इस वक्त आपके लिए एक ट्रीट है। एक मैवरिक इन्वेस्टर जिसको कहते हैं, जिनको बहुत जन फॉलो करते हैं, जो गाते हैं, जो कोट्स देते हैं और जिनकी इन्वेस्टमेंट की जो रीत है वो काफ़ी यूनिक है और शायद कांस्टेंट नहीं भी हो, क्योंकि वो उनके मन की करते हैं और उनको जब लगता है तब खरीदते हैं, उनको जब लगता है तब बेचते हैं। ये पी मल्टीपल ROC ROE आई एम श्योर वो फॉलो करते होंगे, बट आई थिंक वो अपने मन की ज़्यादा सुनते हैं। विजय केडिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त बात करने के लिए। विजय जी, आई होप मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं था। नहीं, सही है नीरज। आप मेरे को जानते हो कई सालों से, कई दशकों से, 20 साल से शायद आप मेरे को जानते हो। हाँ जी। तो बराबर है कि सुनना सबकी, करना अपने मन की, तो वही है। और ये शेयर बाजार का जो इन्वेस्टर है उसको ये फ्रीडम है, ये जिंदगी या ईश्वर उसको ये आजादी देता है कि आप अपनी सोचो और अपनी आप करो। ठीक है, किसी की नहीं सुनने का, ये अपनी ये फ्रीडम है आपकी। तो मैं उस फ्रीडम को उसका पूरा उपयोग कर रहा हूँ और उपभोग कर रहा हूँ। और मैं किसी के नहीं सुनता हूँ, मैं खाली अपने ही सुनता हूँ मैं। और आपका मन अभी आपको क्या कह रहा है विजय जी? क्योंकि मार्केट में तो ऑब्वियसली कई ओपिनियन है कि यहाँ से गेन्स होंगे या नहीं होंगे, ग्लोबल हेडविंड्स हैं तो शायद मार्केट्स आगे चल के नीचे भी चले जाएं। आपका क्या मंतव्य है? क्या आपको लगता है कि यहाँ से पोर्टफोलियो में 2 साल 3 साल में काफ़ी बढ़ोतरी होगी या इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? ऐसा है यार, ये तो मैं जब से शेयर बाजार में हूँ तब से ये वर्ड सुनते आ रहा हूँ, रिएक्शन आएगा, गिर जाएगा, कॉशियस होना चाहिए, संभल के चलो। तो ये सब तो यार पूरा ये सब ज्ञान तो अपने सुनते हैं नीरज, आप भी सुनते रहते हो, सब ऐसा बोलते रहते हैं। और इंडेक्स को अगर आप 6 महीने या 3 महीने में कंपैरिजन करोगे तब आपको लगेगा कि एक्शन आया, रिएक्शन आया। आप अपनी लाइफ में, अपने लोग अपनी लाइफ में जहां पर खड़े हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, हमको याद भी नहीं आता कि कब हम बीमार पड़े थे, कब हमारे साथ क्या हुआ था। ये तो चलता रहता है, क्रम है यार, ये जीवन का क्रम है, ये मार्केट का क्रम है। लेकिन मार्केट ने हमको एक बात सिखाई है यार कि जो जितना मार्केट तेजी से गिरता है ना, उसकी दूनी रफ्तार से वो ज्यादा आगे बढ़ता है। जो इंडियन इकोनॉमी का जो जहां पर आज के दिन खड़ी हुई है, हमें यही ज्ञान मिला है हमको। चाहे आप 2019 में दुनिया खत्म हो रही थी भाई, कोविड-19, 2020 में प्रलय आ गया था यार, उसके बाद में इंडेक्स हम कहां पर खड़े हैं। 2008 के अंदर में दुनिया खत्म हो गई थी भाई, उसके बाद में हम आज कहां पर खड़े हैं। तो कहने का तो ये सब तो चलते रहेगा। मैं तो हमेशा बोलता हूं, मैं तो सावन का अंधा हूं, मुझको तो हरा ही हरा दिखाई देता है भाई। मेरे को तो हर समय तेजी तेजी दिखाई देती है और यही मेरे फेवर में रहा है मेरे लाइफ के अंदर में, कि मैं हमेशा रात को उठते बैठते सोते जागते क्राइसिस में सब जगह में इन्वेस्टेड रहा हूं। तो मेरे को लगता है कि, और मजे की बात क्या भाई, जो आदमी मंदी बोलते हैं, मैं कुछ एनालिस्ट को सुनता हूं, जो चार्टिस्ट वगैरह है, ये गया है एक बार ये नीचे आएगा और उसके बाद में नया भाव आ जाएगा। तो मेरे को जब कोई मेरे से कोई बात करता है कि हाँ अभी एक बार नीचे आएगा, मतलब एक बार नीचे आएगा उसके बाद में क्या, मतलब उसके बाद में फिर वो ऊपर जाएगा, तो मतलब मैं उसके बाद की सोचता हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि एक बार एक डंडी नीचे घूम जाएगी, एक बार ये 15,500 आ जाएगा और फिर 20,000 हो जाएगा। तो मेरे को 20,000 में बैठा हुआ, मेरे को कल छोड़ दूंगा, परसों का इंतजार है मेरे को। तो मैं इस तरह से सोचता हूं भाई। ओके, वेल, और इसी तरह से आपने अपनी सक्सेस की वो भी रास्ता भी तय किया है, सो अच्छी बात है। मैं आपसे समझना चाहूँगा सर कि आपको फ़िलहाल, मतलब अगर हमारे दर्शक जो ये देख रहे हैं वो समझना चाहेंगे कि विजय केडिया साहब फ़िलहाल कौन से क्षेत्रों में उनको लगता है कि भाई आज से लेके नेक्स्ट 5 साल तक शायद तेज़ी की संभावना हो, फिर वो वहाँ पे रिसर्च करें, उनको अपने मन की सुने और जो कंपनी अच्छी लगती है वो चुनें। लेकिन एक ब्रीफ आइडिया है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे आपने हमारे साथ जो इंग्लिश में इंटरव्यू किया था उसमें आपने बताया था कि फॉर एग्जांपल आपको, आपका भले इन्वेस्टमेंट ना हो लेकिन आपको PSU बैंक्स ठीक लग रहे हैं, तो शायद इन्वेस्टर्स वहाँ पे देख सकें। ऐसे कुछ और चीज़ हमारे साथ शेयर कर सकें आप? नीरज भाई, आप ये देखिए, 2003 के पहले इंडिया के अंदर में खाली, खैर उस समय बड़ा मार्केट भी बड़ा मैनिपुलेटेड था, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि जब भी कोई बुल मार्केट आता था तो 1 या 2 सेक्टर उसको पार्टिसिपेट करता था। हाँ जी, ठीक है, कभी वो टेक्सटाइल किया या कभी ऑटोमोबाइल किया या कभी केमिकल किया, ऐसे वैसे चलते रहता, तो मार्केट भी बहुत छोटा था। 2003 से 7 के बीच में 4-5 सेक्टर ऐसे थे जो मार्केट में पार्टिसिपेट किए, चाहे उसमें बैंक ने भी पार्टिसिपेट किया, इंजीनियरिंग ने भी पार्टिसिपेट किया, PSUs ने भी पार्टिसिपेट किया, और जो डार्लिंग थे उन्होंने मार्केट के, उसके पहले बुल मार्केट, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे हिंदुस्तान लीवर, FMCG फॉर एग्जांपल,
या समझिए आपके जो भी हो सकता है, शायद आईटी वाईटी ने, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्या हमको ये समझ में आता है कि ये 3-4 सेक्टर, 5 सेक्टर जो है मेजोरिटी ये पार्टिसिपेट करते हैं बुल मार्केट में। अभी भी मेरे को लगता है कि आगे भी जो मार्केट आने वाला है, इस मार्केट के अंदर में 4-5 सेक्टर या 6-7 सेक्टर है जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका सिंपल मैं क्या सोचता हूं कि जो सेक्टर पुराने जैसे 3 और 7 के बीच में जिसने पार्टिसिपेट किया, और 7 और 22 के बीच में समझो 8 और 22-20 तक समझो पार्टिसिपेट नहीं किया, हो सकता है उसका चांस बड़ा आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम बात करते हैं, कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो शेयर्स हैं, तो मेरे को लगता है कि इनका टाइम अभी आया है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी बोलता है 10-15 लाख रुपया मेरे को भी इन्वेस्ट करना है। कल भी मैंने सुना आरबीआई गवर्नर को, वो बोल रहे थे कि जो प्राइवेट का जो भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 75% हो गया, बल्कि सीआईआई का जो डेटा है वो बोलते 75% से भी ज्यादा हो गया, हो सकता 80% हो गया, मालूम नहीं मेरे को, वो डेटा अभी तक आया नहीं। तो मतलब अभी ये इन्वेस्टमेंट का बूम शुरू हो रहा है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो मेरे को लग रहा है इन्वेस्टमेंट का बूम शुरू हो रहा है इंडिया के अंदर में, और अगले 5 साल तक ये अभी तो इन्वेस्टमेंट का पीरियड चल रहा है, अभी तो ये कैपेसिटी सेटअप करने का पीरियड चल रहा है। तो जब उसमें जैसे मैंने कुछ शेयर्स लिए तो उनके अंदर में ध्यान देना चाहिए। पीएसयू बैंक भी बहुत सस्ते हैं, 15-17% का क्रेडिट ग्रोथ चल रहा है बैंकों के अंदर में, और अगर ये केपेक्स का बूम आता है और ये, तो ऑफकोर्स क्रेडिट की डिमांड भी आएगी। $2200 की इकोनॉमी है अभी, जो गवर्नमेंट बात कर रही है कि हाँ 5 साल में हम $3000 हो जाएंगे, या जो भी हो जाएंगे, ये यहाँ से निकलने के बाद में एक बड़ा बूम रिटेल में, माने बड़ा बूम आता है, कंजम्पशन के अंदर में बड़ा बूम आता है। मेरे को लगता है ये चतुर्मुखी विकास इंडिया का होने वाला है, और उसके अंदर में ये है कि कई सेक्टर उसके अंदर में अच्छे करने वाले हैं। आपको ये देखना है कि आप किसमें कंफर्टेबल है, ठीक है, कि कौन जिस गाड़ी में बैठ के आपको कंफर्ट महसूस होता है, उस गाड़ी में आपको काम करना चाहिए। बाकी अपॉर्चुनिटी बहुत मिलने वाली है। बहुत अच्छा जवाब था, थैंक यू इसके लिए। एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि लोग काफ़ी ये देखते हैं कि ग्लोबली जो इंडिया के कंपैरेटिव कंट्रीज़ थी, जहाँ पे ये पर कैपिटा इनकम 2000 से 3000 से 5000 हुआ, जो भी 5-10-15 साल में, उसमें कौन से सेक्टर्स ने बहुत अच्छा किया था, शायद वो इंडिया में भी हो। तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के बारे में बात होती है, रियल एस्टेट के बारे में बात होती है। क्या आप इस हिसाब से सोचते हैं? क्या आपको ये आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंग लगता है? क्या आप उसमें निवेशक हैं? मैं इन सेक्टर में मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे रियल एस्टेट में, इसमें मेरा पहले था, लेकिन मैं निकल गया इसके अंदर में, रियल एस्टेट में। और या समझिए एफएमसीजी वगैरह अगर आप उनको पूछ, लेकिन जैसे मेरा अतुल ऑटो में इन्वेस्टमेंट है, वो सबको मालूम है बराबर कि अतुल ऑटो में इन्वेस्टमेंट है। तो अगर ये सारी चीजें जब अगर बसंत आता है ना, तो सब तरह के फूल खिलते हैं। फर्क इतना ही है कि कोई जो क्रॉप है वो साल में 4 आपको फ्रूट्स देगी, या आपको क्रॉप वो देंगी, कोई 2 देगी वो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किधर कंफर्टेबल हो, क्योंकि क्या होता है, मेरे बोलने से अगर आप ले लिए और मार्केट 25% घट गया, तो भाई मेरे को तो आदत है 25% घटने के बाद भी आराम से चुपचाप सो जाने का, नींद मेरी डिस्टर्ब नहीं होती है। लेकिन आपकी शायद नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। इस बोल का मेरा कोट भी है कि केवाईएस इज मोर इंपॉर्टेंट एंड केवाईसी, नो योरसेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट। तो नो योरसेल्फ, आप अपने आप को पहले पहचानो कि मैं क्या चीज के लिए बना हूं, मेरे सेंसेस कौन सा मैं काम करता हूं। तो मेरे सेंसेस सारे इधर उधर नहीं होते हैं, और मैं पीस में रहता हूं। पीस सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीस है। तो ये अपने आप को खुद को समझना चाहिए। लेकिन मेरे दूसरे चीजों में इन्वेस्टमेंट है, जैसे रियल एस्टेट और एफएमसीजी में नहीं है, लेकिन मेरे दूसरी चीजों में इन्वेस्टमेंट है। जो भी ये इकोनॉमी अगर बूम करेगी तो उनको वो सहयोग करेंगे जी, उनके बिना बूम नहीं आ सकता है। उनके बिना बूम नहीं आ सकता है। एक आखिरी सवाल विजय जी, आपको छोड़ने से पहले, आप काफ़ी सीख देते रहते हैं, और आप कई बार बोलते रहते हैं कि आपने ये कहीं पे पढ़ लिया, ये कहीं से सुन लिया, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगा। आप वो ज्ञान कभी कोट्स के हिसाब से देते हैं, कभी गाने के हिसाब से देते हैं। ऐसी कुछ चीज़ जो आपने, और ऐसा कोई कोट जो आपने रिसेंटली पढ़ा हो या खुद डेवलप किया हो, जो आपके लिए आपको लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे? शायद आपने सोशल मीडिया में शेयर भी कर दिया हो, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे शेयर करें वो। अभी ऐसा जो मेरे को ध्यान में आता है भाई, मैंने 4 लाइन बताता हूँ, उनका गाना लिखा था वो। ये मैं 8 महीना पहले बोला था ट्विटर पे, उसको फिर मैं गाने में कन्वर्ट किया कि FI के चक्कर में बेचने देना माल तुम्हारा, ये जब लेने को आएंगे शेयर होंगे 9-2-11, फोकट में ये माल फूंकते इनके बाप का क्या है जाता,
जो भी इनको फॉलो करता वो ये 2 लाइन दोहराता, वो मैं तो मर गया मम्मा, वो मैं तो मर गया मम्मा। तो भाई $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, 30-40-50 करोड़, 30-40 बिलियन डॉलर ये लोग खेलते रहते हैं। इनको भी जवाब देने का है, इनको भी ये करना वो करना, लगे कि उन फंड मैनेजर को भी अपनी पगार निकालनी है, अपना बोनस लेना है। आप उन चीज को समझते नहीं हो। स्मॉल इन्वेस्टर की बात करता हूं, तो मैं तो कभी ये सब चीजें देखता नहीं हूं कि एफआईज क्या कर रही है, एफआईज क्या कर रही है, ये डाउजोन क्या हो गया, ये नेस्डेक क्या हो गया। तो मेरा मतलब कि आप जितना कम समझने का चेष्टा करोगे ना, उतना आपको बेहतर होगा। ज्यादा मैक्रो लेवल पे आप जाओगे, जैसे बोलते हैं टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो आप उस चीज को पढ़ के आप उसको ठीक से एनालाइज नहीं कर सकते हो। मैं मेरी बात कर रहा हूं कि मेरे जो मध्यम औसत बुद्धि के लोग, जो औसत विद्या के लोग हैं, मैं इतना ज्यादा पढ़ के उनको पूरा एनालाइज नहीं कर सकता हूं। तो मैं खाली ग्रॉस बात पकड़ता हूं मार्केट के अंदर में, मैक्रो लेवल में पकड़ता हूं कि इंडिया का क्या होने वाला है। इंडिया को पहले अगर ये समझ लेते हैं कि हिंदुस्तान में अगर 5 साल 10 साल प्रगति होने वाली है, तो फिर उसके अंदर में मैं सेक्टर ढूंढता हूं कि इसमें क्या सेक्टर ढूंढने का है। और वो सेक्टर समझ में आया कि हाँ ये सेक्टर राइज करने वाला, उसमें मैं कंपनी ढूंढता हूं। और कंपनी ढूंढकर जितना पैसा मेरी उससे में औकात होती है, उतना उसमें पैसा मैं उसमें लगा देता हूं। एक बार गाड़ी में बैठ गया, उसके बाद मेरे को परवाह नहीं है कि कौन एफआई कौन से स्टेशन पे उतरा, कौन डीआईएस कौन से स्टेशन पे चढ़ गया और किधर होगा क्या हो गया। मैं पहले आकर मेरी विंडो सीट पे बैठकर हवा खाता हूं। तो मेरे लिए ये काम किया है, मेरे ख्याल से और भी सब भाइयों के लिए मालूम नहीं, अपना अपना फिर वो माइंड सेट है। तो कहने का मतलब ये सब ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैक्रो लेवल का एक ट्रेंड पकड़ कर, उस ट्रेंड जब तक वो ट्रेंड चलती है ना भाई, तब तक बैठना चाहिए। मेरा एक कोड भी है कि मार्केट इज बुल मार्केट इज लाइक सनशाइन, इट इज ऑलवेज देयर समवेयर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुल शाइन चलते रहता है मार्केट में। तो ज्यादा उसको एनालाइज नहीं करके एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पकड़ के बैठे रहना चाहिए। विजय केडिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद है कि जैसे आप कहते हैं कि हिंदी आपकी मातृभाषा और आप 2 बजे रात को भी बोल सकते हैं, तो बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को आपको सुनने का बार बार मौका मिलता रहे। हाँ जरूर जरूर एकदम। और नीरज भाई आपका भी हिंदी बहुत अच्छा है यार, आपका अंग्रेजी तो अच्छा ही है। अभी अचानक आप हिंदी में बोलने लगे, मैं सोचने लग गया कि यार ये आदमी अभी तो अंग्रेजी ऐसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा था, अभी हिंदी बोलने लग गया, इतनी बढ़िया। तो अच्छी बात है यार, सीखने लगेगा हमसे भाई। आप लार्ज कैप और मिड कैप में एकदम अच्छी तरह से इन्वेस्ट करते हैं, हम वैसे इंग्लिश और हिंदी अच्छी तरह से बोल लेते हैं। बट थैंक यू विजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू डियर। और दर्शक, हमारे साथ बीक्यू प्राइम हिंदी में जुड़ने के लिए धन्यवाद।